नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी से संबंधित, दूसरा आर्टिकल चाइना के इशू पर इंडिया की स्ट्रेटजी से संबंधित शशि थरूर का आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का पुराने शिप्स को डिसमेंटल करने से संबंधित जो 25 साल पुराने हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए मिकियावेली का, पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स। मिकियावेली देखो एक रियलिस्ट थे। रियलिस्ट वो लोग होते हैं जो इस चीज पे फोकस करते हैं व्हाट इज। वो इमेजिनेशन में नहीं जीते, वो ये नहीं बोलते क्या होना चाहिए, वो इस पे फोकस करते हैं क्या है। तो मैकियावेली के अनुसार जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनका देखो एथिक्स और मोरल से कोई लेना देना नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है कैसे ना कैसे करके पावर को कैप्चर किया जाए और पावर को कैसे कैप्चर करके उसके बाद उसे मेंटेन किया जाए। और अगर पॉलिटिशियन इस काम में सफल हो जाते हैं, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और पावर को मेंटेन करने में सफल रहे, तो एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए हैं। किन तरीकों को उन्होंने अपनाया, किसी को मारा, किसी को यूज किया, किसी को मैनिपुलेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिकियावेली बोलते हैं जो राजा है वो फोक्स भी होना चाहिए, लॉयन भी होना चाहिए, शेर भी होना चाहिए, लोमड़ी भी होना चाहिए। शेर जो अपने आप को डिफेंड कर सके, लोमड़ी चालाक होनी चाहिए। लोमड़ी चालाक होती है जो जिसको पता लग जाता है कि सामने वाला मेरे अगेंस्ट कुछ करने वाला है। तो राजा के पास में दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, फोक्स की भी और लायन की भी। समझ गए इस कोट का मतलब आप? पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मोरल्स। पॉलिटिक्स में मोरल्स का, एथिक्स का कोई काम नहीं है। पॉलिटिक्स का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स में तो एंड जस्टिफाई द मीन्स, भैया पावर मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कोट डिस्कस किया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बुद्धिज्म डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इसी साल के 20 और 21 अप्रैल को ना दिल्ली में एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलके। इस समिट में ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग दलाई लामा। और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी की पहले थी। अक्सर हम बात करते हैं गांधी के विचार आज के समय में कितने रेलेवेंट हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है कि बुद्धा के जो विचार है आज के समय में कितने रेलेवेंट हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था ना पुतिन को बातचीत में कि ये वार का इरा नहीं है, उसी प्रकार से इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से यह कहा इंडिया ने वर्ल्ड को ना युद्ध नहीं दिया है, इंडिया ने वर्ल्ड को बुद्ध दिया है। तो ये काफी इफेक्टिव विचार हैं, इफेक्टिव स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में रखी। देखो ये जो समिट था ना, दिल्ली में बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका था पूरे वर्ल्ड को यह दिखाने का कि इंडिया ने बुद्धिज्म को सहेज कर रखा है, बुद्धिज्म के विचारों पर इंडिया चलता है, बुद्धिज्म का स्प्रेड इंडिया से हुआ। यह समिट ऑर्गेनाइज करवा के इंडिया के पास मौका था पूरे वर्ल्ड में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट इस्टेब्लिश करने का। इससे क्या होता है, इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना वो बढ़ती है। सॉफ्ट पावर होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन। सॉफ्ट पावर का सिंपल भाषा में मतलब यह होता है कि आप किसी दूसरे को फोर्स करते हो, मतलब दूसरे से अपनी बात मनवा लेते हो बिना फोर्स का इस्तेमाल किए। जैसे देखो इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में इंडिया के सीरियल देखे जाते हैं, फिल्में देखी जाती हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम को पसंद किया जाता है। तो अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में इंडिया के प्रति प्यार है। हॉलीवुड की मूवीज जैसे पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, तो इंडिया का यूएस के प्रति एक अफेक्शन है। भारत के लोग यूएस में जाना चाहते हैं। यह होती है सॉफ्ट पावर। तो बुद्धिज्म के बारे में बात करके, इसके बारे में समिट ऑर्गेनाइज करवा के इंडिया ना पूरे वर्ल्ड में जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना उनके साथ इमोशनल कनेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहता है,
ताकि इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो। इंडिया ने इसके लिए और भी बहुत कुछ किया है, जैसे बुद्धिज्म से संबंधित टूरिज्म के सर्किट इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे आए, और बुद्धिस्ट जो साइट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया है। जैसे ये देखो, यहाँ पे बोध गया, पटना, कुशीनगर, लुम्बिनी, इन सबको आपस में कनेक्ट किया गया ताकि जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना वो इंडिया में आए, इन सभी साइट्स पर विजिट करें। इससे इंडिया में एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, और देखो दूसरी चीज़ देखो ना, मान लीजिए साउथ कोरिया के लोग जहाँ पे बुद्धिज्म को माना जाता है वो भारत में आते हैं, श्रीलंका के लोग भारत में आते हैं बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने के लिए, तो पीपल टू पीपल टाइज भी तो इंक्रीज होते हैं ना। दोनों देशों के लोगों के आपस में रिश्ते इंक्रीज होते हैं, दोनों देशों की सरकारें और ज़्यादा बेहतर ढंग से कोऑपरेट करती हैं, अपने संबंध स्थापित करती हैं, इस सेक्टर में रिश्ते मजबूत होते हैं, तो साथ के साथ दो देशों के बीच दूसरे सेक्टर्स में भी रिश्ते मजबूत होते हैं, ट्रेड इंक्रीज होता है। पहले देखो चाइना ने इस चीज़ का काफ़ी फायदा उठाया है। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि अगला जो दलाई लामा हो चाइना अपनी मर्जी से अपॉइंट करें। पास्ट में चाइना ने दुनिया को यह दिखाने में चाइना कामयाब रहा है कि हम बुद्धिज्म को रिस्पेक्ट देते हैं, बट अब बारी देखो इंडिया की है। इंडिया के पास एडवांटेज ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धिज्म तो ओरिजिनेट ही इंडिया से हुआ है, तो इंडिया के पास एडवांटेज है। एशिया में 97% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है, मतलब मान लीजिए 100 लोग पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म को मानते हैं ना, तो 100 में से 97 तो एशिया में ही रहते हैं। तो बुद्धिज्म के थ्रू इंडिया एशियन कंट्रीज के साथ में अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, बट इसके लिए ना सरकार को कुछ एफर्ट्स भी लेने होंगे, जैसे हाईएस्ट लेवल पर बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाए। जैसा ये कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, ऐसे ऐसे और कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। ये काउंसिल इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। बॉलीवुड इस मामले में बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। आमतौर पे देखो बॉलीवुड की मूवीज में ना बुद्धिज्म को ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, जबकि हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में बढ़िया ढंग से बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं। यूपीएससी इन पे क्वेश्चन भी पूछा है मोनेस्ट्रीज पे। तो बॉलीवुड को ना ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए ताकि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो, दुनिया को पता लगे कि कितनी बढ़िया बढ़िया मोनेस्ट्रीज इंडिया में हैं, कैसे बुद्धिज्म आज भी इंडिया में जीवित है। तो इसके लिए बॉलीवुड को आगे आना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के साथ पास में है, और जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके साथ भी बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो अलाइन करती हैं। सबसे लास्ट में जो बुद्धा थे वो देखो पीस के फर्स्ट डिप्लोमेट थे। उनकी टीचिंग्स पीस और कोऑपरेशन से संबंधित वो आज भी गाइडिंग लाइट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। बुद्धा की टीचिंग्स की सहायता से वर्ल्ड के बड़े बड़े जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं ना वो टैकल किए जा सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन डिप्लोमेसी में बुद्धिज्म के इस्तेमाल से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल चाइना के इशू पर इंडिया की स्ट्रेटेजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शशि थरूर और अरमान माथुर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो इस बात पे है कि चाइना देखो अभी भी एग्रेसिव है। गलवान वैली में चाइना और इंडिया की फोर्सेस के बीच में संघर्ष हुआ था। 20 इंडिया के जवान शहीद हो गए थे। ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स पे चाइना की फोर्सेस आगे आ गई थी, 5 पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, 2 पर अभी भी चाइनीज फोर्सेस आगे हैं। और गलवान वैली के वायलेंस से पहले जो सिचुएशन थी इंडिया और चाइना के बीच, उस सिचुएशन को चाइना फिर से नहीं लाना चाहता। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 11 प्लेसेस के नाम चाइना ने बदल दिए, ये दर्शाने के लिए कि ये हमारा हिस्सा है। ये तीसरी बार है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में या फिर दूसरी जगहों पर किसी जगह के नाम चेंज किए हों। इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पहले इंडिया की फोर्सेस जाया करती थी, जैसे 65 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है ना ईस्टर्न लद्दाख में, 65 में से 26 पॉइंट्स पर इंडिया ने अब एक्सेस खो दी है। इनको बफर जोन में तब्दील कर दिया गया है। अदरवाइज पहले यहां पे इंडिया की फोर्सेस पेट्रोलिंग करने के लिए जाती थी। मतलब साफ है कि चाइना काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन इंडिया की तरफ से दिक्कत यह है कि भारत की सरकार
ओपनली चाइना की थ्रेट को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन छोटी से छोटी कोई डिस्कशन है पार्लियामेंट में चाइना के इशू पर नहीं की जाती है। सरकार कह देती है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जबकि देखो भारत सरकार ने ना चाइना की एग्रेशन के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी नहीं दी है कि चाइना हमारे अगेंस्ट एग्रेसिव है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। चाइना को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर कहते हैं देखो चाइना को ओपनली, चाइना अपनी पब्लिक इमेज के लिए ना काफी संजीदा है, उसे अपनी पब्लिक इमेज की काफी चिंता होती है। चाइना हमेशा चाहता है कि वो ना आइसोलेट ना हो जाए ग्लोबली, इसलिए वो अपनी इमेज के बारे में बहुत ध्यान रखता है। जैसे देखो हाल ही में क्या हुआ था, अजद मसूर जो भी वो आतंकवादी है, अब उसके साथ क्या हुआ था, चाइना ने पहले उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवाने दे रहा था। बाद में इंडिया ने ओपनली बताया कि देखो चाइना रोक रहा है इसको, मसूद अजहर को, और 1267 यूएन सैंक्शंस कमेटी के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है, चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया ने यह बात पब्लिकली बोली, और पब्लिकली बोली इंडिया ने जब ये बात, तब जाके चाइना ने रास्ता ओपन कर दिया और मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। तो कम से कम पूरी दुनिया को बताए तो सही चाइना कैसे अग्रेसिव है, तभी तो चाइना जो अभी एग्रेसिवनेस शो कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट नहीं शो करेगा। वैसे देखो एक बात भी है, मतलब क्वेश्चन आपके माइंड में यूं भी आया होगा कि चाइना जो इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव है, इंडिया पूरी वर्ल्ड के सामने चाइना को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा है, चाइना के अगेंस्ट इंडिया क्यों नहीं बोलता है। तो हैप्पीमन जैकब ना काफी सारे रीजंस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि इस वजह से सरकार शायद नहीं बोलती। पहला तो पावर गैप काफी ज्यादा है इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना काफी पावरफुल हो गया है इंडिया के अपेक्षाकृत। इंडिया को डर है कि अगर लड़ाई हो गई तो यूएस जैसे देश साथ नहीं देंगे। शायद इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट अगेंस्ट हैं, क्योंकि अभी $100 बिलियन का व्यापार होता है चाइना के साथ, बहुत कुछ हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जिससे बहुत सारी फैक्ट्रीज चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो इंडिया के बिजनेसमैन चाहते हैं कि अभी चाइना के साथ कोई लड़ाई ना हो, हमारी डिपेंडेंस है, निर्भरता है चाइना के ऊपर। नेक्स्ट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में एकमतता नहीं है, मतलब कंसेंसस नहीं है, एक राय नहीं है कि कैसे चाइना के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स दें। और सबसे लास्ट में थोड़ा पॉलिटिक्स का पॉइंट है। राइटर कहते हैं बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि चाइना के सामने हम कमजोर दिखें, फिर लोग हमें वोट नहीं देंगे। हमारा तो पावर यही है कि हम लोगों के सामने मजबूत दिखें कि हमने मजबूती से सरकार चलाई है। अगर हम चाइना को पब्लिकली बोलेंगे तो जनता को पता लग जाएगा कि हाँ हमारी जो ज़मीन है चाइना ने ले ली है, चाइना हमारे अगेंस्ट अग्रेसिव है, तो इससे सरकार कमज़ोर दिखेगी और उसे वोट नहीं मिलेंगे। राइटर ये रीज़न भी बताते हैं। बट देखो शशि थरूर और माथुर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, वो कहते हैं देखो सबसे पहले आप सामने वाले की गलती नहीं बताओगे तो फिर कैसे आप एक्शन लोगे। पहले तो आप बताओ ना कि सामने वाला गलती कर रहा है, तभी तो आप एक्शन ले सकोगे। आप मान ही नहीं रहे हो। आप प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि 1 भी इंच लैंड चाइना ने हमसे नहीं लिया है, जबकि देखो ये सच्चाई नहीं है इसमें। अगर सरकार यूं बोलेगी कि 1 भी इंच लैंड नहीं लिया है और वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करते जा रहे हैं, तो फिर तो वो वाली बात हो गई ना, हम नुकसान झेल रहे हैं और उसके बारे में किसी को बता भी नहीं रहे हैं। चाइना ना सलामी टैक्टिक्स अपनाता है। सलामी टैक्टिक्स क्या होती हैं? देखो ये ऐसे होती हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए 2 देश हैं, ए और बी। अब बी को ना ए देश का लैंड हड़पना है, बी को ए देश के लैंड पे कब्जा करना है, तो क्या करेगा? अगर देखो बी देश एकदम से बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेगा तो ए देश भी युद्ध स्टार्ट कर देगा, बी के साथ मारामारी हो जाएगी कि तुमने हमारे देश का लैंड हड़पने की हिम्मत कैसे की। तो बी देश क्या करेगा? छोटा छोटा लैंड हड़पेगा, इतने से पोर्शन पे आगे आ गया, बिल्कुल छोटे से पोर्शन पे। तो ए देश बोलेगा अरे क्या थोड़ी सी तो जमीन है, क्या इसके लिए लड़ाई करें। फिर 2 कदम और आगे आ जाएगा, 2 कदम और आगे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके बी देश जो है वो ए देश के लैंड पर कब्जा करता जाएगा। यही चाइना करता है। जैसे ये बी देश चाइना है, ए देश इंडिया है, तो चाइना एकदम से इंडिया के बहुत बड़े लैंड पे कब्जा नहीं कर रहा है, थोड़ा, इतना थोड़ा कि इंडिया बस युद्ध स्टार्ट ना करे। ये है इस्लामी टैक्टिक्स और ऐसा चाइना आजमाता है और देशों के साथ भी। अब लास्ट में राइटर देखो ये कहते हैं जो गलती हमने 1962 के वार से पहले की थी ना,
उस समय नेहरू क्या कर रहे थे? नेहरू यही कर रहे थे कि इंडिया और चाइना दो बड़ी सिविलाइजेशन मिलकर रहेंगी पूरे वर्ल्ड में, एशिया की सेंचुरी आएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा इंडिया के द्वारा चाइना के बारे में बोला जा रहा था। चाइना ने 1950s में तिब्बत को हड़प लिया, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इंडिया फर्स्ट देश था जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को चाइना में रिकॉग्नाइज किया। लेकिन बदले में चाइना ने क्या किया? बदले में चाइना ने इंडिया के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया 1962 वार में, और इंडिया की करारी हार हुई। इंडिया उस समय ना बिल्कुल कैंडिडली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सका कि आप क्या कर रहे हो। आज भी इंडिया वही गलती कर रहा है, यानी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो गलती हमने 1962 से पहले की थी, हमने चाइना के अगेंस्ट पब्लिकली नहीं बोला था जबरदस्त ढंग से स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज भी हम चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकली नहीं बोल रही हैं। स्पेड को स्पेड नहीं बोल रहे हैं। चाइना जमीन पे कब्जा कर रहा है, हम पब्लिकली इसे नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। फर्क देखो इतना है, उस समय ना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया काम नहीं कर रहा था, बट आज साथ के साथ इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, जो कि अच्छी चीज है। बट सिर्फ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने से काम नहीं चलेगा। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इन मामलों को पब्लिकली रेज करे, चाइना की इमेज को धक्का पहुंचे, जनता को पता लगना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को पता लगना चाहिए कि चाइना किस प्रकार से दूसरे देशों की जो जमीन है वो हड़प रहा है। एक सजेशन राइटर ये भी देते हैं, नेहरू ने कम से कम डिबेट करवाई थी पार्लियामेंट में, तो करंट गवर्नमेंट को ना पार्लियामेंट में डिबेट तो करवानी चाहिए कि क्या किया जाए चाइना के इशू के बारे में, चर्चा होनी चाहिए, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता लगे क्या सिचुएशन है, क्या किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पुराने शिप्स को डिसमेंटल करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 24 फरवरी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा एक नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि 25 साल से पुराने जो शिप्स हैं ना, वो इंडिया में डॉकिंग के लिए नहीं आ सकते, मतलब इंडिया में पोर्ट्स वगैरह पे नहीं आ सकते। अब देखो राइटर ये कहते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ना सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में ना, मतलब ये जो छोटे शिप्स होते हैं ना जो शिपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं, कम से कम 25 से 30 करोड़। और ऐसा नहीं है इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप शोरूम में जाओ परचेज कर लो, नहीं, बड़े बड़े शिपयार्ड से इन्हें कमीशन करवाना पड़ता है, अपने पर्सनलाइज्ड बनवाना पड़ता है। और बड़े बड़े जो शिपयार्ड्स हैं ना, वो बड़े बड़े शिप्स पे काम करते हैं, छोटे छोटे शिप्स पे काम नहीं करते हैं। तो दिक्कत ये है, सरकार ने तो बोल दिया कि पुराने शिप्स नहीं चलेंगे। सरकार ने वैसे बता दूं इसलिए बोला है क्योंकि सरकार चाहती है कि कम एमिशन हो। पुराने जो शिप्स हैं ना 25 साल से पुराने, उनमें पुराने इंजन हैं, पुराने इंजन होने की वजह से एमिशन वो ज़्यादा करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। राइटर कहते हैं एज कंपेरिजन टू रोड सेक्टर और एविएशन सेक्टर, ये जो शिपिंग सेक्टर है ना ओवरऑल ही कम एमिशन करता है, बहुत कम एमिशन करता है शिपिंग सेक्टर। तो आप इतना इसका लोड मत लीजिए कि हाँ 25 साल से पुराने जो शिप हैं वो ज़्यादा एमिशन करेंगे इसलिए हम उसको डिसमेंटल कर देते हैं। आप ज़्यादा बचा नहीं सकोगे, बल्कि शिपिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचा देगा ये ऑर्डर आपका जो है कि 25 साल पुराने नहीं चलने देंगे हम। सरकार वैसे एक तरफ कोशिश कर रही है, शिपिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि ये सेक्टर ज़्यादा अच्छे से चले, वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ सरकार का ये ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके बाद राइटर बोलते हैं दो बड़ी बड़ी कंपनीज एबीजी शिपयार्ड और भारतीय शिपयार्ड ये बैंकरप्ट हो गई थी 2010 के आसपास। तो ये जो पुराने शिप्स है ना, मतलब छोटे छोटे आसानी से मिलते नहीं हैं, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, स्किल्ड मैन पावर हमारे देश में मिलती नहीं है। इस वजह से ये पुराने शिप्स जिनको सरकार डिसमेंटल कर रही है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। रिप्लेसमेंट नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब सामान शिप से भेजना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, रेट्स महंगे हो जाएंगे। इंडिया से जो एक्सपोर्ट है, हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना महंगा हो सकता है।
रेल और रोड से सामान भेजना महंगा भी है और ज़्यादा एमिशन भी होता है, जबकि शिपिंग सेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका सॉल्यूशन देखो, एक ये है, जो रेगुलेटर है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये क्या कर सकते हैं, हम 25 साल से पुराने जो शिप्स हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। जब भी वो इंडिया के पोर्ट पर आएंगे तो उनकी ज़्यादा इंस्पेक्शन होगी, ये चेक करने के लिए कि वो इन्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना, बहुत ज़्यादा एमिशन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इंस्पेक्शन समय समय पे ज़्यादा किया जा सकता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा, मतलब अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि जो भी शिप्स आए हैं 25 साल से पुराने, ऐसा तो नहीं वो ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं। ये ज़्यादा बढ़िया सॉल्यूशन है। ये देखो, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। शिप ओनर्स को फोर्स किया जाना चाहिए कि आप कम एमिशन करो, लेकिन उनके काम को ही बंद कर देना कि आपका शिप यहाँ पे नहीं आ सकता, ये तो फिर देखो दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब तो देखो और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन मार्केट में आ गए हैं कि नए जो फ्यूल्स हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, इनको पुराने शिप्स में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इन सॉल्यूशंस का भी फायदा उठाना चाहिए। लास्ट में कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा बढ़िया प्रयास किए गए हैं हमारे देश में कोस्टल शिपिंग के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए। जैसे जो कोस्टल शिप्स हैं उनको बड़े बड़े पोर्ट्स पर प्रायोरिटी से बर्थ दिया जाता है और कंसेशन दिया जाता है रेट्स में भी। ये जो रेट्स की बात की गई है ना, वारफेज रेट्स, पोर्ट अथॉरिटी किसी शिप को डॉक यूज करने पे जो चार्ज करती है वो होता है वारफेज रेट्स। फोकस आज के समय में इनलैंड वाटरवेज पर भी है। तो देखो ये सारे प्रयास जब शिपिंग इंडस्ट्री कर रही है तो ये जो ऑर्डर है इस पे फिर से विचार करना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा, ऐसा राइटर का पॉइंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहला आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया किससे संबंधित, बुद्धिज्म से संबंधित, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। दूसरा, चाइना के इश्यू पर इंडिया की स्ट्रेटेजी। तीसरा, पुराने शिप्स को डिसमेंटल करने से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।